नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी ऑनलाइन में। मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक अधिगम के बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और काफ़ी इजी भी हैं, परंतु एग्ज़ाम की दृष्टि से उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज के नए टॉपिक में। सबसे पहले अधिगम के फटार। अधिगम के फटार स्टार्ट करते हैं तो हम अधिगम के फटार 3 क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। अधिगम के फटार क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अधिगम के फटार क्या होते हैं। अधिगम के फटार, जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय सीखने के बाद सीखना बंद कर देता है, कुछ समय रुकने के बाद फिर से सीखना प्रारंभ हो जाता है, इन दोनों सीखने की अवस्थाओं के मध्य आने वाली बाधा या रुकावट को अधिगम का फटार कहते हैं। कि जब एक बालक सीखना शुरू करता है, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ दिया आपने। स्टार्ट में क्या होता है, जब एक बालक सीखना शुरू करता है तब वो 0 से लेकर कुछ समय तक सीखता है। सीखने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो सीखना उसका रुक जाता है, कुछ समय तक वह कुछ भी नहीं सीखता है, मतलब रुक जाता है। कुछ समय रुकने के बाद वह फिर से सीखना शुरू कर देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीखता है वो, और फिर यहाँ से यहाँ तक रुक जाता है और फिर सीखना शुरू कर देता है। सीखने की यह अवस्था यहाँ भी सीखता है और यहाँ भी सीखता है। सीखने की इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो ये एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बिल्कुल भी नहीं सीखता है। सीखने की दोनों अवस्था के बीच में जो उत्पन्न होने वाली बाधा है, वो बाधा क्या कहलाती है, अधिगम का फटार कहलाती है। सीखने की दोनों अवस्थाओं के मध्य जो उत्पन्न होने वाली बाधा है वो क्या कहलाती है, अधिगम का फटार कहलाती है। इसी प्रकार से इस ग्राफ में दिया हुआ है, देखो यहाँ से जब बालक प्रारंभ में सीखता है, उसके बाद सीखना बंद कर देता है और उसके बाद पुनः सीखता है। सीखने की दोनों अवस्थाओं के मध्य, इस अवस्था और इस अवस्था के मध्य उसको सीखना बंद कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या सीखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इन दोनों अवस्था के मध्य उत्पन्न होने वाली जो बाधा है वो क्या कहलाती है, अधिगम का फटार कहलाती है। अब रोस के अनुसार अधिगम का फटार क्या है। अधिगम का फटार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम क्या होती है, रुके जाती है। रोस कहते हैं कि अधिगम का फटार उस अवधि को व्यक्त करता है जब बालक की जो सीखने की गति है एकदम से क्या हो जाती है, रुक जाती है, मतलब बालक सीखना बिल्कुल बंद कर देता है। रोस के अनुसार उस अवधि को कहते हैं। इसी रोस की इस परिभाषा को हम अगर ट्रिक के द्वारा याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। देखो रोस है, ये रोस है। रोस में आपको पहला अक्षर क्या दिखाई दे रहा है, रह दिखाई दे रहा है कि नहीं रह दे रहा है। रह से हम याद कर सकते हैं कि रुक जाती है, क्या जाती है, रुक जाती है। रुक क्या जाती है, बालक की सीखने की गति, और सीखने की जो गति है वो क्या जाती है, रुक गति। रोस से हम इसकी परिभाषा याद सकते हैं। रोस में पहला अक्षर क्या है, रह। रह से क्या हो जाती है, रुक जाती है, और वो क्या रुक जाती है, सीखने की गति। सीखने की गति रुक जाती है, ये होता है अधिगम के फटार। अब अधिगम के फटार के निर्माण के कारण क्या है। अधिगम फटार निर्माण के कारण है अभिप्रेरणा का अभाव। पहला कारण है अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम का फटार कब बनता है कि जैसे मान लो कोई बालक सीखना चाहता है, परंतु उसमें मोटिवेशन का अभाव है, जिसकी वजह से उसका सीखना रुका हुआ है। तो मोटिवेशन के अभाव के कारण उसका सीखना क्या है, रुका हुआ है, और नहीं सीखना ही उसका क्या, अधिगम का फटार बन गया है। मोटिवेशन के कारण उसमें सीखने में क्या, अधिगम का फटार बन गया है सीखने का। और दूसरा कारण क्या, विषय वस्तु की प्रकृति। दूसरा कारण विषय वस्तु की प्रकृति भी उससे, ताकि कुछ विषय सीखने में क्या होते हैं, आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। जैसे गणित जैसा विषय बहुत से विद्यार्थियों के लिए कठिन मानते हैं, तो अगर उनके गणित विषय वस्तु की प्रकृति कठिन प्रकार की होती है तो वो अधिगम का फटार निर्माण में एक सहायक बन जाती है, वो अधिगम का फटार निर्माण कर देती है। शिक्षक का व्यवहार, एक शिक्षक का व्यवहार भी अधिगम के फटार निर्माण में
महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ शिक्षकों का अगर शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी के साथ में अच्छा होगा तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेगा। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो अधिगम का फटारा उससे ही निर्माण हो जाएगा। और दोषपूर्ण शिक्षण विधि, चौथा कारण है दोषपूर्ण शिक्षण विधि। शिक्षक की जो शिक्षण विधि है, अगर वो विद्यार्थी को समझाने में सक्षम नहीं है, विद्यार्थी को शिक्षण विधियों के माध्यम से जो भी विषय पढ़ा रहा है, अगर वो विषय समझाने में सक्षम नहीं है तो उसके माध्यम से शिक्षण विधियों के द्वारा अधिगम के पठार का निर्माण हो जाता है। बालक की खुद की सीखने की इच्छा, अगर कोई बालक खुद सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती और अधिगम के पठार का निर्माण हो जाता है। थकान का होना, अब सीखते सीखते क्या करते हैं, शुरुआत में जब हम विद्यालय होता है, विद्यालय जब बालक आता है तो उसकी सीखने की गति क्या होती है, तेज़ होती है, वो तेज़ गति से सीखता है। परंतु दोपहर के समय उसके थकान के कारण उसका सीखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो थकान के कारण उसके अधिगम के पठार का निर्माण हो गया। शारीरिक व मानसिक दोष, सातवें कारण शारीरिक व मानसिक दोष क्या हो सकते हैं। कोई बालक शारीरिक से अगर बीमार हो जाए तो वो नहीं सीखता, और मानसिक रूप से यदि मानसिक स्थिति खराब हो जाए तब भी उसके नहीं सीखता। तो इन दोनों के कारणों से भी अधिगम के पठार का निर्माण होता है। दोषपूर्ण वातावरण, दोषपूर्ण वातावरण से है कि घर और विद्यालय का वातावरण, कभी कभार क्या होता है कि घर और विद्यालय में ऐसी स्थितियां नहीं होती है जिसके कारण जिन परिस्थिति में बालक सीख नहीं सकता, उन परिस्थितियों के कारण अधिगम के पठार का निर्माण हो जाता है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम भी दोषपूर्ण होने के कारण बालक प्रॉपर रूप से नहीं सीख पाता है और अधिगम के पठार का निर्माण हो जाता है। अब अधिगम के पठार के निराकरण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, निराकरण के जो उपाय है वो क्या हो सकते हैं। निराकरण के लिए हमें क्या क्या, विद्यार्थी को रोचक व उत्तम विधियों से पढ़ाना चाहिए। अधिगम का पठार अगर निर्माण हो, उसको निर्माण को रोकना है तो हमें बालों को क्या करना चाहिए, रोचक व उत्तम विधियों से पढ़ाना चाहिए। समय समय पर उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, विश्राम के लिए भी अवसर देना चाहिए, और उचित वातावरण, विद्यालय में हमें शिक्षण का उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। इन सब कारणों से हमें अधिगम के पठार को निर्माण को बनने से रोक सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अमेरिकी विद्वान डेविड आशुबेल का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अमेरिकी विद्वान डेविड आशुबेल के अनुसार ग्रहण करने के या अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। कोई भी बालक किसी विषय वस्तु को किस प्रकार से ग्रहण करता है, वो उस विषय वस्तु को 4 प्रकार से, अमेरिकी विद्वान डेविड आशुबेल के अनुसार 4 प्रकार से ग्रहण कर सकता है। पहला प्रकार है अधिग्रहण सीखना, किस प्रकार से सीखता है, अधिग्रहण सीखना। दूसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना। तीसरा है रट कर सीखना, रट कर सीख सकता है। चौथा सार्थक या अवबोध ग्रहण करके सीख सकता है। पहला प्रकार देखते हैं अधिग्रहण द्वारा सीखना। अधिग्रहण द्वारा सीखना क्या होता है, जब बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है और बालक उस विषय वस्तु को बिना अर्थ समझे वैसी की वैसी स्मरण कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, अधिग्रहण द्वारा सीखना कहलाता है। एक बालक है, उसके सामने अगर आपको विषय वस्तु दी जाती है, उसको दी जाती है और बालक क्या करता है, उस विषय जैसी विषय वस्तु दी जाती है उसको वैसा का वैसा ही अर्थ ग्रहण, उस बिना समझे उसको वैसा का वैसा ही स्मरण कर लेता है बिना अर्थ समझे। जैसे कि एक बालक है, छोटे बालक को आप टेबल सिखाते हैं, पहाड़े जो टेबल होता है उसको सिखाते हैं, तो क्या करता है बालक, उसको पता नहीं वो टेबल उसकी ज़िंदगी में क्या काम आने वाली है, क्या उसका उपयोग होना है, फिर भी उसको वैसा का वैसा क्या करता है, वो स्मरण कर लेता है। तो ये इसको इस प्रकार सीखना क्या कहलाता है, अधिग्रहण द्वारा सीखना कहलाता है। दूसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना। अन्वेषण द्वारा सीखने में क्या होता है, जब एक बालक है वो बालक को स्वयं उपस्थित होकर खोज करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है। जब कोई बालक है उसको स्वयं उपस्थित होकर खोज करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है तो यह अन्वेषण द्वारा सीखना कहलाता है। इसमें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आप स्कूल में कृषि के बारे में पढ़ा रहे हो, कृषि प्रबंधन, कृषि के बारे में जो पढ़ा रहे हो, अगर बालक को खुद किस खेत में जाकर उपस्थित होकर उस सीखने के लिए उपस्थित होकर प्रेषित किया जाता है। कोई बालक है खुद खेत में जाकर सीखता है,
खेत में जाकर अगर सीखता है सिंचाई कैसे होती है, जो भी खेत के संबंधित क्रियाएं हैं वो पूरी की पूरी कैसी होती हैं, तो वो बालक खुद प्रयोग करके सीखता है। इस प्रकार का जो सीखना होता है वो क्या कहता है, अन्वेषण द्वारा सीखना कहलाता है। अन्वेषण द्वारा सीखना अर्थपूर्ण भी हो सकता है और रटकर भी हो सकता है। अर्थपूर्ण तो कैसे होता है, जब खेत में जाकर बालक खुद सीखेगा तो पूरा का पूरी जो क्रिया होगी अर्थपूर्ण होगी, उसमें बालक समझ जाएगा किस प्रकार से कौन सी क्रिया होती है। परंतु अब जब लैब में कभी क्या करते हैं, पहले से जो प्रयोग किए हुए उसकी विषय वस्तु को पहले से पढ़ लेते हैं, पढ़कर फिर प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की सामग्री क्या होती है, रट कर सीखी जाती है। तीसरा है रट कर सीखना। जब एक बालक विषय वस्तु के अर्थ व व्यवहार को वैसा का वैसा रट लेता है और फिर उस रटे हुए व्यवहार के आधार पर अधिगम प्रदर्शन करता है। इसमें क्या होता है, जब बालक है उसके सामने कोई विषय वस्तु आती है, विषय वस्तु का अर्थ और उसका व्यवहार है, दोनों को वैसा का वैसा ही रट लेता है। दोनों को रटने के आधार पर अपने जो अधिगम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार सीखना क्या कहलाता है, रटकर सीखना कहलाता है। इसमें बालक क्या करता है, विषय वस्तु के अर्थ को भी रट लेता है और उसके व्यवहार को भी रट कर, दोनों को साथ में रटकर फिर अधिगम का प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार का सीखना या रटकर सीखना कहलाता है। चौथा और अंतिम है सार्थक और अवबोध ग्रहण करके सीखना। जब एक बालक सबसे पहले समझने का प्रयास करता है, फिर समझे गए ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में स्थायी बनाता है, इस प्रकार का सीखना सार्थक या अवबोध ग्रहण करना कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब बालक के सामने कोई विषय वस्तु उपस्थित की जाती है, उस विषय वस्तु के बारे में पहले बालक पूरी जानकारी उसका अर्थ ग्रहण करना चाहता है, अर्थ ग्रहण करता है, उसके बाद उस विषय वस्तु को अपने व्यवहार में स्थायी बनाता है। इस प्रकार का सीखना सार्थक सीखना कहलाता है। अर्थ के साथ सीखना होता है। जैसे आप स्कूल में किसी बालक को साधारण ब्याज पढ़ाते हैं, साधारण ब्याज। अगर बालक पहले साधारण ब्याज के बारे में अपने घर से पूरी जानकारी ले ले कि रुपए को ब्याज कैसे लगता है, कैसे जो रुपए हैं उन पर ब्याज लगता है, कैसे रुपए वास्तव में ब्याज कैसे निकाला जाता है, वो पूरी चीज़ें सीख ले, उसके बाद ये समझ ले उसको अपने जीवन में क्या उपयोग होने वाला है। इस प्रकार से पूरी जगह चीज़ें समझ कर फिर वह सूत्र के माध्यम से निकालता है, और अपने व्यवहार में स्थायी कर लेता है। इस प्रकार का सीखना क्या कहलाता है, सार्थक या अवबोध द्वारा सीखना कहलाता है। अब एक बार फिर से अमेरिकी विद्वान आशुबेल ने अर्थपूर्ण सीखने को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। जो अमेरिकी विद्वान डॉक्टर आशुबेल है, उन्होंने कहा है कि अर्थपूर्ण सीखना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी की पूरी। देखो हमने क्या देखा, अधिगम के फटार क्या होते हैं। अधिगम के फटार क्या होते हैं, जब एक बालक सीखता है, प्रारंभ में सीखता है, उसके बाद सीखना रुक जाता है और उसके बाद फिर से सीखना शुरू करता है। सीखने की दोनों अवस्थाओं के मध्य उत्पन्न होने वाली बाधा क्या कहलाती है, अधिगम का फटार कहलाती है। दोनों अवस्थाओं के मध्य जो बाधा होती है वो क्या कहलाती है, अधिगम का फटार कहलाती है। उसके बाद रोज के अनुसार क्या होता है, अधिगम का फटार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की गति एकदम क्या होती है, रुक जाती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या आती है, रोस में पहला अक्षर क्या है, रै से क्या होती है, रुक, सीखने की गति रुक जाती है। और उसके बाद अधिगम पठार के निर्माण के कारण है अभिप्रेरणा का अभाव हो सकता है, विषय वस्तु की प्रकृति हो सकती है, शिक्षक का व्यवहार हो सकता है। ये सभी कारण अधिगम पठार के निर्माण के कारण हो सकते हैं। और इनके निवारण के लिए हमें रोचक तरीके से उत्तम विधि अपनानी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, विश्राम के लिए समय देना चाहिए और उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। और आशुबेल के अनुसार आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके अनुसार सीखना कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का हो सकता है, जो निम्न प्रकार है। अधिग्रहण द्वारा सीखना क्या होता है, अधिग्रहण द्वारा सीखने में वो आती है जब बालक विषय वस्तु जो प्रेषित कीजिए बालक के सामने, उस विषय वस्तु को बिना अर्थ समझे सीधा रट लेता है। अन्वेषण द्वारा सीखना क्या होता है, जब बालक है खुद प्रेषित होकर प्रयोग करते हुए सीखना, वो क्या कहलाता है, अन्वेषण द्वारा सीखना कहलाता है। रट कर सीखना इनमें क्या होता है, बालक विषय वस्तु के अर्थ और व्यवहार दोनों को रट लेता है, इस प्रकार सीखना अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। और सार्थक और अवबोध सीखना क्या कहलाता है, जब बालक के सामने जो विषय वस्तु उपस्थित की जाती है उसके सबसे पहले उसका अर्थ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता है, उसके बारे में जो अवबोध, उसके विषय में क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है, वो क्या काम आने वाला है, किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हैं, पूरी जानकारी करने के बाद में उसको व्यवहार में स्थायी कराता है। इस बार सीखना अर्थपूर्ण सीखना
कहलाता है। और सब चारों सीखने में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? आशुबेल ने अर्थपूर्ण सीखने को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। अर्थपूर्ण सीखने को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।